हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में स्वागत है। आज के चैप्टर में हम भारत के मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत भारत में दो तटों पर बात करेंगे। एक तो पश्चिमी तट की मैदान की बात करेंगे और पूर्वी तट की। तो भारत मैदान को अध्ययन की दृष्टि से बात करें तो ये मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। एक तो पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर भारत का मैदान। ये 3 मैदानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, गलत बात है। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इस चैनल से यदि आप जुड़े हैं तो आप लोग भरोसा रखिए, क्योंकि मैं जो कंटेंट पढ़ाता हूँ बिल्कुल रियल है। इसमें कोई धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं है। आप लोग निस्संदेह रहें, क्योंकि पहले मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए हम समझते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत पठार के उच्चावत को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किए गए हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। आपने मैप में भी देखा होगा कि एक तरफ तो पश्चिमी तटीय मैदान है और एक तरफ पूर्वी तटीय मैदान। जिस प्रकार हम पर्वतीय क्षेत्र को अध्ययन किया था, 2 भागों में डिवाइड करके, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत, उसी प्रकार हम पश्चिमी तटीय मैदान को और पूर्वी तटीय मैदान को, इन दोनों का अध्ययन करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार से अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं, होकर बंगाल की खाड़ी में, तथा कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काट कर मिट्टी और बालू को समुद्र की तरफ से निक्षेपित कर दिया गया है। इस जलोढ़ निक्षेपण के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। क्या आप लोगों को समझ में आया है कि पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो चलिए, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए तो फिर हम सिंपल प्रोसेस में समझते हैं। भारत के पठार से अनेक प्रकार की नदियाँ निकलती हैं। तो जिस प्रकार हम पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय के बारे में चर्चा किया था, तो चाहे हम पर्वतीय क्षेत्र की बात कर रहे थे या फिर मैदानी क्षेत्र की बात, हम 2 ही पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। उसी प्रकार नदियाँ की दृष्टि से देखें तो नदियों को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो पश्चिमी तटीय और दूसरा है पूर्वी तटीय। भारत की पठार से अनेक नदियाँ प्रवाहित होकर एक बंगाल की खाड़ी में जाते हैं और दूसरा अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी ये पूर्वी तटीय है और अरब सागर पश्चिमी तटीय है। ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार को काट कर, ये दोनों मैदान को जब काट करके नदियाँ मिट्टी और बालू के रूप में समुद्र की तरफ निक्षेपित कर देते हैं, और वही निक्षेपित करते करते इन जलोढ़ निक्षेप के कारण ही पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण होता है। क्योंकि जब ये नदियाँ रेत गाद मिट्टियों को काट करके उन साइट पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों तटों पर मिट्टियों के ढेर सारा गाद लेकर पहुंचाती है और वो परत के रूप में जमता हो जाता है, तब वहां पर एक मैदान का निर्माण हो जाता है। और ऐसा मैदान का निर्माण होता है कि वहां पर कृषि की जा सकती है, बागवानी लगाई सकती है, वहां पर हर एक क्षेत्र पर कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार मैदानों का निर्माण होता है। पश्चिमी तट के पश्चिम दिशा में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान पर ही मुंबई, कोच्चि, सूरत आदि शहर बसे हुए हैं।
पूर्वी घाट में पूर्व से स्थित तटीय मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं और इन क्षेत्रों पर पूर्वी तटीय मैदान पर यहाँ पर चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, भुवनेश्वर आदि शहर पूर्वी तटीय मैदान पर ही बसे हुए हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों ने किया है। ये कंसेप्ट तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो मैदानों का निर्माण वही नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत बह रही थीं और वही नदियाँ जाकर के किनारे दो पार्ट में डिवाइड होती थी, एक तो पश्चिमी तटीय और एक पूर्वी तटीय, और वहाँ पर अपना निर्माण करते हैं। यहाँ पर इंडस यानी सिंधु के नाम से जाना जाता है, ये नदी है। तांगस्पू और गंगा नदी है। कोंकण तट है, आ जाती है कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ये बहुत ही तट है। ये पश्चिमी तटीय मैदान है। मालाबार तट, यहाँ पर गोवा है, मंगलोर है। पूर्वी तटीय की बात करें तो यहाँ पर उत्तरी उत्कल तट, जिसे हम उत्तरी सरकार भी कहते हैं, और कोरोमंडल तट, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण मुख्यतः गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कन्याकुमारी को ही केप कैमोलिन या कुमारी अंतरिक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा नदी और तापी नदियों के मुहाने पर है। गुजरात से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट के किनके बीच कहते हैं तो गुजरात से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम कोंकण तट कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ कहते हैं। गुजरात का लोकेशन देख लीजिए, ये है गुजरात है पश्चिमी क्षेत्र पर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोंकण तट, यानी यहाँ गोवा तक, गुजरात से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। और वही क्षेत्र गोवा से लेकर के कर्नाटक तक के क्षेत्र को हम मंगलोर तक, इसे हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। चलिए फिर इसका लोकेशन समझ लेते हैं। यहाँ ये समझ लीजिए, ये गोवा है, गोवा से लेकर के यहाँ पर मंगलोर तक, इसे हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। एक लोकेशन समझिए कि गुजरात से गोवा तक के क्षेत्र को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और गोवा से लेकर के मंगलोर तक के तट को हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, और मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। एक तट के और बारे में चर्चा करते हैं। मंगलौर, ये है हमारा मंगलौर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा रहता है कन्याकुमारी। यहाँ से मंगलौर से लेकर के कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो अच्छे तरह से आप लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में समझ लिए होंगे। तो मालाबार तट का अधिकांश भाग जो कि केरल राज्य के अंतर्गत आते हैं। धरातल पर स्थित समुद्र का जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा होता है उसे हम लैगून कहते हैं, लैगून झील। धरातल पर स्थित समुद्र का जल जो चारों तरफ से भूभाग से घिरा हो उसे हम लैगून कहते हैं। लैगून झील खारे पानी की झील होती है। मालाबार तट पर कुछ लैगून झीलें पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए केरल में वेम्बनाड झील है और अष्टामुदी झील है।
केरल में स्थानीय रूप से लैगून झीलों को हम कयाल के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट का पश्चिमी किनारा कगार नुमा है, अर्थात इसका ढाल अत्यंत तीव्र है और तीव्र ढाल होने के कारण पश्चिमी घाट पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ये नदियाँ अत्यंत तीव्रगामी होती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर ऐश्वरी अथवा ज्वार नद का निर्माण करते हैं। ज्वार नद या ऐश्वरी क्या होता है, चलिए हम इसे समझते हैं मैप के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ज्वार नद, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में एक नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहाँ से, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है मध्य प्रदेश की, ऊपर में है। मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है नर्मदा नदी, और वह नदी आ कर के यहाँ पर आते आते गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाती है। तो गुजरात की खंभात की खाड़ी में जाती है और आता हुआ ये यहाँ पर समुंदर में जाती है। तो समुद्र में जा कर के ये फैलती नहीं है, डायरेक्ट जा कर के मिल जाती है। इसे यहाँ पर ज़्यादा चौड़ा नहीं होती है। इसे हम ऐश्वरी या ज्वार नद मुख के नाम से जानते हैं। और पश्चिम तट में जो भी जितने भी नदियाँ जाते हैं वे पूरे के पूरे ऐश्वरी या ज्वार नद मुख बनाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट तो आप समझिए। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा, अधिकतर डेल्टा तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में ही बनते हैं, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं लेकिन इनका मुहाना यहाँ आते आते फैल जाती है। यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं और बीच का क्षेत्र वैसा रहता है टापू जैसे। इसको हम डेल्टा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेल्टा क्या होती है और ऐश्वरी क्या होती है, ज्वार नद मुख क्या होती है। गुजरात में नर्मदा एवं ताप्ती नदी तथा कर्नाटक में शरावती एवं गोवा में मांडवी ज्वारी नदियाँ ऐश्वरी अथवा ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार केरल में भरत पूजा तथा पेरियार नदियाँ ऐश्वरी अथवा ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। गोवा की राजधानी पणजी जो कि ज्वारी नदी के तट पर स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों के डेल्टा क्षेत्र में मिलकर हुआ है। दूसरे शब्दों में कहें तो नदियों के जलोढ़ निक्षेप के कारण पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। जलोढ़ निक्षेप में नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहा कर ले आती हैं और यही कारण है कि पूर्वी घाट मैदान अत्यंत उपजाऊ। विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र में धान की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। कोरोमंडल तट पर कावेरी तथा अन्य नदियों में धान की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। हुगली नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक के पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। पूर्वी तटीय मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई जो कि तमिलनाडु राज्य में है। उड़ीसा में पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। वहीं आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों पर अपनी डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट की नदियाँ अपने मुहाने पर ऐश्वरी का निर्माण करती हैं, जबकि पूर्वी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा आप लोग समझ गए होंगे, बताए हैं, और ऐश्वरी भी। तो डेल्टा जो है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिलती है, सागर मिलती है, वहाँ पर एक टापू का निर्माण करते हैं, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। उड़ीसा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच भूभाग
को उत्तरी सरकार कहा जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। झील पुलिकट, हालांकि पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के तटीय मैदान को हम कोरोमंडल तट के कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर कुछ लैगून झीलें हैं, जैसे उड़ीसा में चिल्का झील है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। पुलिकट झील के बीच श्रीहरिकोटा द्वीप है। पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। उत्तर भारत के मैदान के बारे में चर्चा करेंगे तो उत्तर भारत का मैदान हिमालय नदी अपने साथ अत्यंत बड़े बड़े शिलाखंडों को बहाकर ले आती हैं और पर्वतीय क्षेत्र पर पर्वतों का तीव्र ढाल होने के कारण ये नदियाँ अपने साथ शिलाखंडों को बहाकर तो ले आती हैं, किंतु शिवालिक क्षेत्र में मंद ढाल होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में इन शिलाखंडों को जमा कर देती है। इसे ही भामर प्रदेश कहते हैं। भामर प्रदेश कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि भामर प्रदेश क्या होता है। हिमालय इतना ऊपर है कि वहाँ से कोई भी शिलाखंड नीचे आते हैं और नीचे का भूमि जो कि समतल, सपाट और प्लेन है, इस कारण जो भी आते हैं शिलाखंड नीचे आकर के जम जाते हैं और ऐसा करते करते बहुत सारा शिलाखंड आकर जम जाते हैं और जब वहाँ से हिमालयी नदियाँ अपना जल प्रवाहित करते हैं तो वह जल ऊपर से तो दिखाई देता है, लेकिन नीचे आते आते वह जल क्षेत्र उस शिलाखंड के नीचे नीचे अंदर चला जाता है। वहाँ दिखाई न देने के कारण, मंद ढाल होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में शिलाखंडों का जमाव होती है और इसी क्षेत्र को हम भंवर प्रदेश के नाम से जानते हैं। पर्वत के निचले क्षेत्र को गिरिपद कहते हैं। उच्चावत की दृष्टि से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र को हम भंवर प्रदेश, तराई प्रदेश या खाद्य प्रदेश या बंगाल प्रदेश कहते हैं। अब इनका हम अध्ययन करेंगे कि भामर प्रदेश क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है। भामर प्रदेश जो कि शिवालिक हिमालय की दक्षिण में शिवालिक हिमालय के समानांतर सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक विस्तृत है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब भंवर प्रदेश में पहुँचती है तो बड़े बड़े शिलाखंडों में प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण नदियाँ स्वतः ही विलुप्त हो जाती है। हमने पहले ही बताया है कि जब शिलाखंड ऊपर से नीचे आते हैं तो जमाव हो जाती है और प्लेन हो जाती हैं, कि जब ऊपर से कोई भी जलस्तर नीचे आता है तो शिलाखंड के नीचे चले जाते हैं। इस कारण जल का कोई भी पता नहीं चलता है। इस प्रकार भामर प्रदेश का निर्माण होता है। तो भामर प्रदेश शिलाखंडों के कारण कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध ही नहीं है। भामर प्रदेश सिंधु नदी से लेकर के शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में तीस्ता नदी तक पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत है। भामर प्रदेश कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो भामर प्रदेश के बारे में समझ गए होंगे। तराई क्षेत्र क्या होता है कि जब नदियाँ भामर प्रदेश से बाहर निकलती हैं तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल स्तर तितर बितर हो जाता है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में नदियों का कोई स्पष्ट धारा नहीं रह जाती है। समझिए, मान लीजिए कि ये हिमालय नदी है, हिमालय है, यहाँ से कोई कंकड़ पत्थर ऐसे ऐसे आकर के जम जाती हैं। अब यहाँ से कोई जलधारा जाती है तो सीधे यहाँ लुप्त हो जाती है। अब जब इन पत्थरों के माध्यम से, इन शिलाखंडों के माध्यम से जब निकलती है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक धारा निकलेगी। किसी पत्थर से इस प्रकार से जल निकलेगी तो किसी से इस प्रकार निकलेगी तो किसी से इस प्रकार निकलेगी। इस प्रकार ये जो है तो विभिन्न रूपों में
अपना जल क्षेत्र को प्रवाह करती हैं। इस कारण जल का कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है कि मुख्य जलधारा कौन सा है, मुख्य जलधारा कौन सी है। यहाँ पर जल हो तितर बितर हो जाती हैं। इस प्रकार स्पष्ट जलधारा मुख्य जलधारा का कोई पता नहीं चलता है। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि जब नदियाँ भंवर प्रदेश से बाहर निकलती है तो शिलाखंडों के कारण नदियों का जल तितर बितर हो जाता है, और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में नदियों का कोई स्पष्ट धारा नहीं रह जाती हैं। इसी प्रकार भंवर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और ऐसे क्षेत्र को हम तराई मैदान कहते हैं। जब ये तराई क्षेत्र में इस प्रकार के जल होते हैं और आगे चल करके एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, और इन्हीं को हम तराई का मैदान कहते हैं। भंवर प्रदेश से निकलकर नदियों का जल इतना तितर बितर हो जाता है कि भंवर प्रदेश के दक्षिण में सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, और इन दलदली क्षेत्रों में अनेक तरह के रेंगने वाले जीव तथा अनेक विषैले कीट पाए जाते हैं। भंवर प्रदेश के बाद दलदली क्षेत्र को तराई का क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र धान की कृषि के लिए उत्तम क्षेत्र माना जाता है। अब आते हैं हम खादर प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। उत्तर भारत के मैदान में नदियाँ द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप के कारण खादर प्रदेशों का निर्माण होता है, क्योंकि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अवसादों का निक्षेप किया जाता है, जिसके कारण प्रदेश अत्यंत उपजाऊ होती है। बंगाल प्रदेश क्या होता है कि बंगाल प्रदेश उत्तर भारत के मैदान में नदियों से दूर स्थित प्रदेशों में जहाँ नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई होने के कारण नहीं पहुंच पाता है, ऐसे प्रदेश को बंगाल प्रदेश कहते हैं। बंगाल पुराने जलोढ़ प्रदेशों का क्षेत्र है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होता है। तो इस प्रकार आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।